नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुराज पद यात्रा जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रशांत किशोर सर निकाल रहे हैं बिहार में। क्यों निकाल रहे हैं? आखिर बिहार में इनको यात्रा निकालने की जरूरत क्या है? तो एक्चुअली जो वहां का जो राजनीति है ना, राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। इनका ये एक यात्रा के बाद ये डिसाइड करेंगे कि एक पार्टी लॉन्च करें और यात्रा के दौरान ही अपने कैंडिडेट को भी सिलेक्शन मतलब कैंडिडेट वगैरह का भी सिलेक्शन कर रहे हैं। इनका मकसद है ना कि एक फ्रंट खड़ा किया जाए जो थोड़ा लीक से हट करके मतलब जातिवाद भ्रष्टाचार वगैरह से खत्म करके। अभी देखिए ना, कल के ही न्यूज में था ईडी का समन है तेजस्वी यादव को भी, और वो हमारे डिप्टी मतलब चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। उनका सीबीआई और ईडी का अभी छापा पड़ा, 53 लाख रुपया कैश, कुछ यूएस डॉलर्स, और ये सारी चीजें वहां से मिली है। लेकिन हल्ला क्या हो रहा है कि बीजेपी वालों की ईडी ने अटैक किया, मतलब फिर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। वो तो हमेशा करता है, तो वो अलग बात है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कम से कम एक आदमी ने प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कदम तो उठाया, ये बहुत जरूरी था। तो इनकी यात्रा बिहार के 38 जिलों से होकर के पटना में समाप्त हो जाएगी। 2 अक्टूबर से शुरू किया है इन्होंने। इनकी यात्रा का ये आपका रूट मैप है। इन्होंने वेस्ट चंपारण गांधी जी का एक आश्रम है, वहां से उन्होंने शुरू किया था, और वो पहले ये ऐसा नॉर्थ नॉर्थ शुरू करेंगे, उसके बाद खत्म ऐसा घूम करके पटना में इनकी यात्रा खत्म हो जाएगी। पूरे 38 जिलों में इनका जाना तय है। अब प्रशांत किशोर हैं कौन? तो प्रशांत किशोर एक्चुअली इनका जन्म हुआ सासाराम में, बिहार में ही, और वो अपने हायर एजुकेशन के लिए बक्सर चले गए। बक्सर जाने के बाद ये बाय प्रोफेशन मतलब एक हेल्थ वर्कर है, यूएनओ के साथ काम किया। यूएनओ यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन्होंने काम किया हेल्थ पे। उसके बाद ये एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जितनी भी ये पार्टियां आप जानते हैं, मतलब वो आप हो, बिहार की जेडीयू हो, आरजेडी हो, सेंट्रल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब सारे पार्टियों के लिए इन्होंने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम किया है। तो स्ट्रेटेजिस्ट होने के बाद चलिए एक बेनिफिट है इनको, इनको हर चीज पता है कि हर पार्टी में क्या कमियां हैं और क्या फायदे हैं। तो इनको जरूर अगले लोकसभा बोल रहे, सॉरी, विधानसभा के इलेक्शन में जरूर फायदा होगा। और बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के कगार पे खड़े हैं, और ये लाएंगे भी, और ये बिहार के लिए बहुत जरूरी भी है। क्या आप जानते हैं कि मतलब बिहार का ये कंडीशन क्यों है? एक कॉन्सेप्ट आता है बीमारू, बीमारू, बीमारू स्टेट का बीमारू, बी आई फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, एम ए फॉर मध्य प्रदेश, आर फॉर राजस्थान, और यू फॉर यूपी। ये चारों को बीमारू स्टेट का तमगा दे दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? वैसे भी बिहारियों का इंसल्ट कहीं भी क्यों लोग कर देते हैं? मतलब क्या हम लेबर सप्लाई के लिए ही हैं अलग स्टेट के लिए? हमारे कामगार जब वहां पे जाते हैं तो हिंदी के तौर पे, अभी फिलहाल की घटना है, मतलब हिंदी भाषियों को तमिलनाडु में मारा गया। तो तमिलनाडु में क्यों मारा गया? अगर ये लैंग्वेज के मतलब भाषा के आधार पर अगर ये मारा गया तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनका भी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में है, और हमारा हिंदी भी शेड्यूल 8 में है। तो इसमें ज्यादा ऐसा करने की क्या जरूरत है कि हमारा लैंग्वेज, और जब ये फजल अली कमीशन से ये लागू हुआ था ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उस समय ये शंका जाहिर की गई थी, और आप उसको सही कर रहे हो। तो आप लोग अगर अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और पढ़े लिखे समझते हो तो ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब मत कीजिए, ये सूट नहीं करता आपकी पर्सनालिटी पे। अगर ऐसा साउथ साउथ के तमिलनाडु के लोग ऐसा अगर सोचते हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, अमीर हैं, इनको जरूरत है वहां पे काम करने गए हैं, तो इनको मारने की जरूरत क्या है? और ये तो रही कॉमन आदमी की, लेकिन तेजस्वी यादव मोदी जी के अगेंस्ट में 2024 में फ्रंट तैयार करने के लिए, महागठबंधन सेंट्रल लेवल पे बनाने के लिए इनके स्टालिन से मिलने चले गए। लेकिन ये जो मार खाए उनसे मिलने के लिए नहीं गए। बहुत अच्छी बात है, मत जाइए। और ये लोग जनता, तो प्रशांत किशोर के बारे में तो हमने जाना था। प्रशांत किशोर जी यही सब सारा चीज बिहार में चेंज करना चाहते हैं, उनका ध्येय यही है। लेकिन बिहार मतलब शुरू से ही 1947 से ही इतना गरीब क्यों है? जबकि बिहार का जो ऐतिहासिक काल रहा है बहुत गौरवान्वित करने वाला रहा है, और हर बिहारी आज तक उसी से बचते आए हैं। जैसे आर्यभट्ट हमारे यहाँ थे, अशोका यहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब नाम ले लेकर हम लोग अपने आप को ऐसा इनके पीछे ना ऐसा छिपा लेते हैं, लेकिन नया कुछ करते नहीं है। लेकिन ये अब नहीं चलेगा। आप ना बिहार की जो ये दुर्दशा है ना, इसमें बिहारियों का भी, हमारा बिहारियों का भी रोल है, और पॉलिटिशियन का भी रोल है। तो जो हम पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं तो हम अपना कंसंट्रेशन पॉलिटिक्स पे ही रखते हैं, इधर नहीं। तो ये देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये बिहार के सारे मुख्यमंत्रियों का लिस्ट है, शुरू से लेकर अंत तक।
अगर फर्स्ट श्री कृष्ण सिंह को छोड़ दिया जाए ना, क्योंकि उनके ही रीजन में उनके ही कार्यकाल में आपका बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आपका HEC जो हेवी इंजीनियर्स लिमिटेड है आपका रांची में, वो और बोकारो स्टील प्लांट इन्हीं के रेंज में बना था श्री कृष्ण जी। उसके बाद आप देखिएगा ना कि देखिए ये दीप नारायण सिंह, मतलब 1 फरवरी 1961 को बने और 18 फरवरी को इनका रेजिग्नेशन हो गया। मतलब आप एक बात समझ के चलिए, 70 साल में 40 मुख्यमंत्री और उसमें भी 8 बार प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये हमारी पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी का ही है। ये अभी तत्काल में हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके बारे में जो सोचिए, ये पहले बीजेपी के साथ थे, उससे पहले आरजेडी के साथ थे, और उसके बाद ये फिर अभी आरजेडी से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मतलब इनका गठबंधन किसी के साथ हो, मुख्यमंत्री यही रहेंगे। और इनको एक उपाधि मिली पलटू राम, तो इनको बना दिया सब पलटू राम। बिहार को क्या उपाधि मिली? बीमारू स्टेट। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए हम समझते हैं ऐसा क्यों है। ये तो आपकी मुख्यमंत्रियों की बात रही, 40 रह चुके हैं। मुखर्जी में अर्नब मुखर्जी और एक इनका सहयोगी मिल करके 2012 में एक पेपर रिलीज किए थे कि आखिर बिहार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बिहार के पास सब कुछ रहते हुए आखिर बिहार पिछड़ापन क्यों है। तो उनके कुछ फाइंडिंग्स है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये देखिए उनके फाइंडिंग्स। पहले बिहार से ही शुरू करते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ना वो 94,000 किलोमीटर है। क्या रे 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखिएगा ना तो ये उसका 3% है। भारत के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 3% भारत की भूमि बिहार के अंडर है, और इस 3% पे 13 करोड़ लोग रहते हैं। 13 करोड़ लोग रहते हैं। अगर सारे स्टेट जो हमारे 28 स्टेट है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है ना वो 13वें स्थान पे आता है। चलिए इस तरह से याद रहेगा, 13 करोड़ आबादी है, क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया में 13वें नंबर पर आता है, और आबादी के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे आता है। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा ये बिहार। घनत्व के हिसाब से देखिएगा तो टॉप कर गया बिहार, टॉप कर गया। तो ये बिहार का मतलब आपका क्षेत्रफल का। तो पहले बिहारियों को यह समझना होगा कि पहले तो आप पॉपुलेशन पे ध्यान दें। गांव में अभी भी ना ऐसे बोलता है सब, एगो आंख कोनो आंख होला, कम से कम दूगो। चलिए कम से कम दूगो में भी मेंटेन करे तो दूगो तो हो गया। उसके बाद एगो स्टेपनी आता है 3 गो, तो फिर बोलता है कि एगो और स्टेपनी ले लेते हैं तो हो जाता है 4 गो। तो इस तरह से मत कीजिए। उसके बाद अब थोड़ा मुख्यमंत्रियों को देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री को अब पॉलिटिक्स पे आ जाइए। पॉलिटिक्स में क्या हुआ? तो पहले तो अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, अनस्टेबल गवर्नमेंट, और 8 बार राष्ट्रपति शासन। आप समझ रहे हैं, 8 बार राष्ट्रपति शासन, और अभी तक 40 बार सत्ता हस्तांतरित हो चुकी है एक हाथ से दूसरे हाथ में। अभी फिलहाल कौन है? तो नीतीश कुमार जी, और सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए हुए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी। तो 90 के दशक में, मतलब उसके बाद एक और कांड हो गया, अभी ये देखिए 1952 में ना एक फेरिट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेके आए थे हमारे नेहरू चाचा। फेरिट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि जो बिहार और झारखंड, मतलब 52 तक तो सब साथी में थे। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया, यहां से जो भी खनिज निकलते थे बिहार वाला क्षेत्र से, वो आप इंडिया का इधर कन्याकुमारी में खरीदो, या गुजरात के इधर खरीदो, या आप अरुणाचल प्रदेश में खरीदो, या कश्मीर में खरीदो। मतलब अगर यहाँ से कोयला निकला 5 रुपया किलो उस समय, तो ये 5 रुपया यहाँ भी 5 रुपया किलो बिकेगा, यहाँ भी 5 रुपया किलो बिकेगा, और यहाँ भी 5 रुपया किलो बिकेगा, और यहाँ भी 5 रुपया किलो बिकेगा। ये फेरिट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी भारत सरकार की 1952 में। उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वही श्री कृष्ण सिन्हा ही थे। लेकिन ये ला करके ना बिहार और झारखंड को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्यों? यहां से लौह अयस्क और जो भी खनिज है, लोहा वगैरह निकलता था, कोयला वगैरह। अब कंपनी वाला, ये इनका मकसद क्या था कि पूरे
भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ना वो एक भाव हो, तो एक भाव का माल मिलेगा तो एक भाव जैसा बढ़ोतरी होगा, ये बराबर करना चाहते थे, लेकिन हो गया उल्टा। अब मैं कंपनी वाला हूं तो मैं कंपनी बैठाया उड़ीसा के तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पे, तमिलनाडु के तट पे, महाराष्ट्र के तट पे, कर्नाटक के तट पे, केरला के तट पे। क्यों? क्योंकि हम जो माल बनाएंगे वो समुद्र का, उसके पास तट रेखा है, तो समुद्र के से वो बंदरगाह द्वारा शिप पे ट्रांसपोर्ट होने में आसानी होगी। हम तो अपना सोचेंगे ना। तो कंपनी वालों ने क्या किया कि भारत के कोस्टल रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और उसका पैसा कौन चुकाया? तो बिहार और झारखंड। तो ये 52 में ये कर दिए। 2000 में क्या हुआ? 2000 में जैसे तैसे करके बिहार ने जो जो खर्चा किया था ना, वो झारखंड वाले क्षेत्र में किया था, साउथ बिहार में, झारखंड वाले क्षेत्र में। अब देखिए ना, उधर आपका बोकारो स्टील प्लांट, आपका अल्मुनियम फैक्ट्री हटिया में, सिल्ली में, उसके बाद हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड आपका रांची में। तो ये सारा चीज जो श्री कृष्ण जी, मतलब श्री कृष्ण सिन्हा, हमारे जो प्रथम चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने खर्चा इधर किया था, क्योंकि उधर खनिज वगैरह अवेलेबल होते थे। तो 2000 में ना ये दोनों अलग हो गए। 2000 में बांट बुट के अलग कर दिया। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। उस समय एक गाना भी चला था, अलग भइल झारखंड और यहाँ पे सिर्फ बचा था शकरकंद। ऐसा गाना था कि अलग भइल झारखंड अब खइयो शकरकंद। तो बिहार को क्या मिला लास्ट में? शकरकंद। मतलब थोड़ा देखिए, तो ये सारा चीज ना मुखर्जी वाले में टॉपिक में लिखा हुआ। उसके बाद ना, इससे पहले जाइएगा तो 90 का दशक, लालू जी का उस रिसर्च पेपर में ना एक रेफरेंस दिया गया है। अमेरिका में ना एक मेयर था जो 2-3 बार से कंटिन्यू मेयर जीत रहा था, लेकिन एक बार उसको लगा ना कि इस बार हम हार जाएंगे। तो उसने क्या किया कि जो वहां पे डिप्राइव्ड लोग थे, मतलब कमजोर तबके के लोग, उनको उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मतलब जो संपन्न लोग थे उनके तरफ वो देखता भी नहीं था। तो इससे क्या हुआ ना, जो संपन्न लोग थे ना, वो धीरे धीरे उस एरिया को छोड़ करके चले गए। मतलब फाइनेंशियली उस स्टेट को नुकसान हुआ, लेकिन वो मेयर फिर जीत गया। इसको कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्शन। तो लालू जी ने इसको बहुत अच्छे से आजमाया। सब कमजोर तबके के लोगों को, और सो कॉल्ड जो बैकवर्ड कहा जाता है ना, उनको लगा कि लालू जी हमारे हैं, वो उनसे चिपक गए। लेकिन जो सभ्य लोग थे, संपन्न लोग थे, वो धीरे धीरे स्टेट छोड़ के चले गए। 90 के दशक में बिहार में ना इन्वेस्टमेंट की इतनी कमी हो गई थी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम हुआ ही नहीं। ना रोड बनता था, ना सड़कें बनती थी, ना कुछ भी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता था। जिससे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन बढ़ गया। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग बहुत, मतलब ऐसा लिखा गया है उस पेपर में कि करप्शन इतना बढ़ गया था ना कि रूफ फोड़ करके बाहर निकलता था बिल्डिंग में से। मतलब ये वर्ड यूज किए गए हैं मुखर्जी पेपर में। उसके बाद जब करप्शन बढ़ा तो पैरेलल में क्राइम भी बढ़ गया था। तो ये 90 की दशक में, और ये 52 की, मतलब ये और ये बिहार को कहीं का नहीं छोड़ा। बिहार के पास कैपेबल माइंड है, मतलब दिमाग है, हमारे पास युवा है बिहार के पास। मतलब जो दूसरे स्टेट में जाकर के काम कर सकते हैं, वो अपने स्टेट में क्यों नहीं काम कर सकते? तो गवर्नमेंट हमारी जो अभी की भी, प्रेजेंट की भी गवर्नमेंट है ना, उनको भी अभी तक नहीं समझ में आया। वो अभी तक ये सोच रहे हैं। नीतीश कुमार जी भाषण में बोल रहे थे कि अगर मेरे स्ट्रेटेजी से सारे अपोजिशन की पार्टियां एकत्रित हो जाएं तो मैं नरेंद्र मोदी को 100 वोट पे रोक दूंगा। अरे भगवान करे कि आप 100 वोट पे रोक दें, लेकिन पहले बिहार का तो कुछ कीजिए। तो ये जब पॉलिसी आई थी ना, उस समय इन स्टेटों को कहा जाता था बीमारू स्टेट। तो बीमारू में कौन थे? बिहार थे, मध्य प्रदेश थे, राजस्थान थे और यूपी थे। तो ये सब तो निकल गए। अच्छी पॉलिसी, अच्छे चीफ मिनिस्टर, अच्छी गवर्नमेंट आ जाती है तो लोग निकल जाते हैं। अभी भी बिहार में वही चीज है। मैं सिंपल से एक बात कहना चाहता हूं, सिंपली आराम से सोचिएगा। जात को वोट दीजिएगा तो जातिवाद मिलेगा, करप्शन को वोट दीजिएगा तो करप्शन मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, जातिवाद को वोट दीजिएगा, जाति को अपना वोट दीजिएगा तो जातिवाद मिलेगा। डेवलपमेंट और विकास को वोट दीजिए। इसी तरह से 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए जेपी आंदोलन, बिहार के आंदोलन से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस समय एकदम, मतलब उसी समय की यंग, आप स्टोरी पढ़िएगा ना आपको समझ में आएगा। यंग एक आपके कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उस समय जवान थे। उस समय उन्होंने बैठ करके ऐसा ऐलान किया था कि बरसों की बुझी राख में सुगबुगाहट आने लगी, बरसों की बुझी आग में सुगबुगाहट आने लगी।
मिट्टी का पुतला सोने का मुकुट पहन इठलाता है, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था नेताओं के बारे में कि मिट्टी का पुतला सोने का मुकुट पहन इठलाती है। राह दो, राह दो, समय का रथ घर घर नाद सुनो, नाद मतलब आवाज होता है, नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कुछ इसी प्रकार का हो। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ा एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं, पैदल पैदल घूम रहे हैं, और इससे हम चाहेंगे कि जरूर से जरूर बिहार में कोई पॉजिटिव बदलाव हो। और सर प्लीज अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुनिए जिनको ये समझ हो कि क्या करना चाहिए। पहले बिहार के बारे में सोचिए, बाद में वैसा सेंटर के बारे में ऐसा सोचिएगा। मतलब बिहार है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मोदी जी को कैसे हटा दें। मतलब आप इसी से समझिए ना, जितने ओपोनेंट की पार्टियां हैं ना, उनका टारगेट क्या है। मोदी जी का टारगेट, मतलब बीजेपी का टारगेट है कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, हमको आगे प्रोग्रेस करना। मतलब 2047 तक का बीजेपी का टारगेट है कि हमारी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की हो। 20 ट्रिलियन, अभी 5 ट्रिलियन हो गया तो 20 ट्रिलियन की हो। जितने ये महागठबंधन जो उनके अगेंस्ट में कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि मोदी जी को हटा दो। अब आदमी इतना पागल है। अब यात्रा किए थे राहुल गांधी जी भी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद वो थक गए, उसके बाद चल गए वो इंग्लैंड। इंग्लैंड में पूरा उन्होंने जो उन्होंने सोचा वो समझ, मतलब वो जीतते तो सब चीज है, मतलब लोकतंत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन दूसरा कोई जीत गया तो बीजेपी तो ऐसे भी मर्डर करते करते लोकतंत्र का वो थक गई है। मतलब मैंने इतनी बार सुना है, सिसोदिया जेल में जाते हैं, लोकतंत्र नहीं बचा। अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव को समन किया गया है, और लालू प्रसाद यादव और उनके रिलेटिव के यहाँ छापा पड़ा है ईडी का, लोकतंत्र खत्म हो गया। ये बात सही है, ये बात सही है कि लोग एक क्वेश्चन एराइज करते हैं कि बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं ईडी और सीबीआई जाती, तो आप कंप्लेन करो ना, अगर नहीं जाए तो। लेकिन इसको पॉलिटिकल रंग देना और कहेंगे नहीं। अब एक बात बताइए ना, लैंड फॉर जॉब स्कैम, कौन नहीं जानता इसको। लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेलवे में थे लालू प्रसाद यादव, रेल मंत्री थे, उस समय कहा जाता था जमीन दीजिए और जॉब दीजिए। तो इसको अब इसकी जांच हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में है, ये बीजेपी की ईडी है, ये सब क्या है। देखिए किसी भी पार्टी पक्ष के बगल में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए सर आप अपना काम कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक थर्ड फ्रंट, मजबूत फ्रंट खड़ा होना चाहिए। मतलब और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। नेता वही बनेगा जो काम करेगा, बस। और मैं हर आदमी से ये रिक्वेस्ट करता हूं ना, जो भी ये सुन रहे हैं, आप एक बार को काम के आधार पे तौलना सीखिए ना, एक बार वोट देकर देखिए, देखिएगा सब काम करेगा। सो थैंक यू।